कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 10 जुलाई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी परीक्षार्थियों को मिलता रहे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दरअसल जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है। हमारा उद्देश्य है कि आपकी आगामी जो दो बड़ी परीक्षाएं हैं, एक यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा जिसका प्रीलिम्स आपका आगामी अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, जबकि दूसरी ओर जो दूसरी बहुप्रतीक्षित परीक्षा आपकी है यूपीपीएससी आरओ की, जो कोई आपका री एग्जाम होना जिसका एग्जाम दरअसल दिसंबर माह में प्रस्तावित है। इन दोनों एग्जाम पर हमारा विशेष फोकस है। साथ ही साथ में इसके अलावा जो भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है, यानी कि जो स्टेट पीसीएस अलग अलग होते हैं, उन पर भी हमारा फोकस है। और अगर हम लोग ओवरऑल फोकस की बात करें तो हमारा ध्येय है कि आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का गलत ना होने पाए और अगले वर्ष तक, इस वर्ष के अंत तक आपका चयन जो है परीक्षा में हो जाए। हमें आपकी तरफ से एसडीएम की पोस्ट यूपीपीसीएस के माध्यम से या जो भी आपकी मनचाही पोस्ट होगी वो, और साथ ही साथ में यूपीपीएससी आरओ में आपका सिलेक्शन हमें आरओ पर चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए। डेली मॉर्निंग में आपको 8 AM पर करंट अफेयर्स मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन डेली सुबह आपको मिलता है। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करें, एक छोटा सा बटन होता है लाइक का, जरूर कर दिया करें। इससे मनोबल बढ़ता है और आपके लिए कुछ बेहतर करने की और जो है इच्छा जागृत होती है, ठीक है। और इस करंट अफेयर्स के माध्यम से मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोग 15-20 दिन इसको करिए, लगातार करिए, उसके बाद देखिए फिर आपकी स्थिति कहां से कहां पहुंचती है। आप ये पाएंगे कि ना सिर्फ आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक तैयार हो रहा होगा, बल्कि इससे आपका जीएस का बहुत सारा सेक्शन आपका कंप्लीट हो रहा होगा। तो आप यहां पर करंट के साथ स्टैटिक पोर्शन को भी ठीक ढंग से कर पाते हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखा करिए और शेयर किया करिए। खैर, हम लोग बिना देरी के हुए अब आज आते हैं आज के सेशन पर, और हम लोग पिछले दिन का जो है अभी यानी कि 9 जुलाई का हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं कि क्या कुछ हमने कल पढ़ा था। अपनी आंखों को बंद करिए या सामने कॉपी पेन को लेकर बैठिए और मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूं और आप कोशिश करिए कि क्या आपको कल के प्रश्नों का उत्तर आता है या नहीं आता है। चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं कल का। पहला प्रश्न है कि हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो वो है कौन, डॉक्टर पेजेस्कियान। कौन, डॉक्टर पेजेस्कियान, ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो वो विद्युत रंजन कौन है, सारंगी है। इसके अलावा हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बजाज के द्वारा, आपको पता होगा। इसके अलावा एलआईसी के द्वारा अभी हाल ही में किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो आपको पता होगा सिद्धार्थ मोहंती को, कल हमने इसको कराया हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो ये है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है। मैंने कल आपको बताया था कि अमित शाह दरअसल केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं और साथ ही साथ में वो क्या है, साथ ही साथ में वो दरअसल आपके क्या हैं, ये बताना है आपको कि सहकारिता मंत्री के साथ में अमित शाह और कौन से मंत्री हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने रक्षा उत्पादन के मूल्य के मामले में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है, तो 16.8 अर्थात 16.8% तक की वृद्धि की है। इसके अलावा वीरता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1950 अर्थात 1950 में दरअसल वीरता पुरस्कार की शुरुआत की थी। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने जो है इन पुरस्कारों की घोषणा करते हुए यानी कि इनकी जो है इन पुरस्कारों को प्रदान किया है लोगों को। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम से मुक्त किया गया है, तो वो है झारखंड। और वीरता पुरस्कार जो होते हैं दरअसल इनकी घोषणा की जाती है कब, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान किया गया है। चलिए अब हम आते हैं आज की करंट अफेयर्स पर, और उसके पहले पिछले वीडियो में यानी कि कल हमने आपसे सिंपल सा साधारण सा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको दरअसल कमेंट बॉक्स में करना होता है। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने अपने उत्तर को डिटेल्स में दिया था मेरी तरफ से उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो कल हमारा प्रश्न क्या था कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि सहकारिता मंत्रालय दरअसल 2021 में इसकी स्थापना की गई थी और मंत्री कौन है, अमित शाह हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग
पहले प्रश्न पर। तो कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, यह आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कावेरी नदी पर, बी गंगा पर, सी सतलज नदी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। याद रखिएगा इसको। चलिए, तो कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। और यह कहां पर है, कर्नाटक में स्थित है। ये आप याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में रहा है अपने जल को लेकर के, ठीक है। अब कावेरी नदी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर इसके उद्गम की बात करते हैं तो दरअसल इसका उद्गम कहां है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। मैंने आपसे नदियों के बारे में कहा था कि आप लोग नदियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपवाह तंत्र को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नदी का उद्गम कहां से होता है, नदी कहां पर गिरती है, नदी की सहायक कौन कौन सी नदियां होती हैं, नदी के राइट और लेफ्ट से कौन कौन नदियां मिलती हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको दरअसल नदी से संबंधित आपको सूचना आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप लोग मैप के माध्यम से इसको पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। गूगल करिए और डालिए कावेरी नदी अपवाह तंत्र, मैप आ जाएगा आपके सामने। मैप के माध्यम से उसका प्रिंट आउट करिए, अपने दीवार पर चिपका लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैपिंग के माध्यम से उसको आप सही कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि मैपिंग के माध्यम से आप चीजों को करने की कोशिश किया करिए। ओके, चलिए। और कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में दरअसल जो है ये गिरती है। इसके अलावा सहायक नदियों में अर्कवती है, लक्ष्मण तीर्थ है, भवानी है, हरंगी है। ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, कावेरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह अपने आप में एक अच्छी खबर भी है कि खरीफ फसलों में दरअसल ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और अभी मैंने हाल ही में आपको बताया हुआ था कि भारत सरकार के द्वारा खरीफ फसलों पर एमएसपी भी बढ़ा दिया गया है। आपको वो डेटा हमने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कराया था कि किस किस फसल पर कितना कितना एमएसपी बढ़ाया गया है। वो वीडियो पड़ा हुआ है, जून माह का वीडियो है, आप लोग चाहें तो उसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो आपको बताना है कि दरअसल कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 14, सी 16, डी आपका 20 है। बताइए कितनी प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 14% तक की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। यह भारत के लिए क्या है, एक अच्छी खबर है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी और कुछ पॉइंट्स जो है इससे संबंधित और देखते हैं जो कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ओके, चलिए। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल में पिछले वर्ष की तुलना में जो है 14% तक की यानी कि 14% तक की क्या हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है। 2 आंकड़े हम लोग और देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। और इन आंकड़ों का प्रयोग आप अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में कर सकते हैं अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कुछ खरीफ फसलों के बारे में, फसलों के बारे में, उत्पादन क्षमता के बारे में, उत्पादक क्षमता के बारे में, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जीएस की 4 कॉपी बना लीजिएगा, सॉरी 6 कॉपी, 4 कॉपी जीएस की स्टार्टिंग के और 2 कॉपी यूपी स्पेशल की, जो अंतिम 2 पेपर आपके जीएस के हैं, ठीक है। वहां पर अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए जो है मुख्य परीक्षा के, और शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ कुछ कुछ पेजेस को बीच में छोड़ दिया करिए। वहां पर करंट की चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैंने आपको मुख्य परीक्षा के नोट्स कैसे बनाएं इस पर एक ऑलरेडी जो है क्लास लिया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइएगा, उसको सर्च करिएगा, मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए, तो कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चावल की बुआई करीब 60 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 लाख हेक्टेयर क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, 9 लाख हेक्टेयर, डेटा याद रखिएगा। इसके अलावा दालों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहीं दालों की बुआई 36 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना है, 13 लाख हेक्टेयर अधिक है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि खरीफ फसलों में इतनी वृद्धि देखी जा रही है। अपने आप में यह क्या है, भारत के खाद्यान्न के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उदयगिरि गुफा कहां पर अवस्थित है। चर्चाओं में क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति जी द्वारा जो है क्या हुआ है, यहां पर वो घूमने गई थी, तो इसलिए ये चीजें क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उदयगिरि गुफा कहां पर अवस्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर केरल। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। ये दरअसल आपके आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री वाले प्रश्न में जाएगा, टॉपिक में जाएगा। तो ये दरअसल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो उदयगिरि गुफा, ठीक है,
उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि दरअसल राष्ट्रपति जी द्वारा क्या हुआ था, यहां पर जो है दौरा इसका किया गया है, इसलिए क्या है, ये चर्चा में है। आइए हम लोग इसके पॉइंट को और देखते हैं। तो उदयगिरि की गुफाएं ब्राह्मी लिपि में अंकित हाथी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं। कूट के फॉर्म में ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा यह अभिलेख जैन णोमोकार मंत्र से आरंभ होता है और इसमें कलिंग सम्राट खारवेल के सैन्य अभियानों का भी उल्लेख है। अब ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कि सीधा सीधा उदयगिरि गुफा के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए लिखने के लिए आ जाए मुख्य परीक्षा में, इसलिए इसको डिटेल्स में आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टास्क भी यही है आपका, टास्क पहला आज आपका क्या है कि इसके बारे में, यानी कि उदयगिरि गुफा के बारे में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फैक्ट है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फैक्ट है, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। याद रख लीजिएगा, माइंड से इसको स्लिप मत करवाइएगा, ओके। और मैं फिर से एक बात दोहराता हूं कि जितना मैं कहता हूं अगर उतना आप करते चलोगे, यकीन मानिएगा आपको भरपूर फायदा होगा, दिल खोल के फायदा होगा, ठीक है, ट्रक भर भर के फायदा होगा। बशर्ते यह है कि आप चीजों को समझते हुए, मेरी बातों को सुनते हुए आप उस पर जो है ध्यान देते जाइए, बजाय इसकी इस बात पे ध्यान दीजिए कि कौन क्या करता है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन या किसने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है या नहीं किया है। इन बातों से हट करके सामने और जो बता रहा है उनकी बातों पर अगर ध्यान दोगे ज्यादा जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो कल ही मैं एक प्रश्न आपको करा रहा था हाईकोर्ट के बारे में, और वहां पर हमने आपको बताया था कि हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, और आज इत्तेफाक से प्रश्न भी आपके यहां पर आ गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में? ऑप्शन है आपके सामने, मोहम्मद मुश्ताक को, विद्युत रंजन सारंगी को, जस्टिस दीपक मिश्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मोहम्मद मुश्ताक को दरअसल कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत वही पॉइंट कि हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। और आइए अब हम लोग फटाफट हाईकोर्ट के बारे में, अर्थात उच्च न्यायालय की कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उसको फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमने कल या परसों इसको किया हुआ था। चलिए, तो संविधान के अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, और आज इसी पर प्रश्न भी है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचय निधि से एवं पेंशन कहां से? भारत की संचय निधि से। फैक्ट याद रखिएगा, कंफ्यूज यहां पर मत होइएगा, कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में गलत होते हैं, तो इसको तुरंत याद रखिएगा कि वेतन और भत्ते कहां से मिलते हैं और पेंशन कहां से मिलती है, राइट। चलिए आगे, संविधान के अनुच्छेद 32 और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दरअसल 5 प्रकार के रिटें जारी करने का क्या है, प्रावधान किया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना, और मैंने कहा था कि जो ये रिटें हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ना एक रिट से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता ही है। 5 रिटें हैं, कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इन सभी को रेडी कर लीजिएगा। मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, मत भूलिएगा इसको। एक प्रश्न डैम श्योर है कि आएगा ही आएगा, इससे इसको याद कर लीजिएगा। एक तरीके से समझ लीजिए कि पेपर आउट जैसा प्रश्न है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके दरअसल क्या होते हैं, अगर इसके जो निर्णय होते हैं, अगर इसकी अवमानना अधीनस्थ न्यायालय करते हैं तो उस पर जो है कार्यवाही हाईकोर्ट कर सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ फैक्ट थे हाईकोर्ट से संबंधित, यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, नीति आयोग के द्वारा, बी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, सी, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा। आपको बताना है कि दरअसल
परी जो अभियान, जो परियोजना शुरू की गई है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका दरअसल संस्कृति मंत्रालय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या? राइट। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यूनेस्को की 46वीं, याद रखिएगा इस प्रश्न को मैंने कराया था, यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की जा रही है। और यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक का मेजबान देश कौन है इस बार? यानी कि बैठक कहां पर हो रही है? ये आपके सुंदर से प्यारे से भारत में हो रही है। और इस पर प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, डिटेल्स में इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके ध्यान रखिएगा। यानी कि 46वीं जो आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर बैठक हो रही है इस वर्ष, ये पूरी बैठक आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहां से बनेंगे डैम श्योर है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि दरअसल जो प्रोजेक्ट परी है वो क्या है। तो प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय की एक क्या है? पहल है, याद रखिएगा। और इसे ललित कला अकादमी, ठीक क्या? ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसकी पहली बैठक कहां पर होगी? नई दिल्ली में होगी, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्ट परी का पहला उद्घाटन पहला आयोजन कहां पर होगा? दिल्ली में हो रहा है। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य दरअसल क्या है, तो इसका उद्देश्य है कला के लोकतंत्रीकरण को क्या करना? बढ़ावा देना। ये पॉइंट भी आपको दरअसल याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के लिए साझेदारी बोर्ड की बैठक कहां पर संपन्न हुई है, ये आपको बताना है। और इस बैठक में दरअसल भारत ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहां पर महिलाओं, बच्चों और जो है युवाओं के सबके ऊपर बात की गई है। जो बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई सारे रूप में इसमें बात की गई है। तो आपको बताना है कि बैठक कहां पर संपन्न हुई है। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क, सी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्विट्जरलैंड में दरअसल इसकी बैठक संपन्न हुई है और भारत ने इसमें भाग लिया था। आइए हम लोग इसकी व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या में पहला पॉइंट सेम वही जो मैंने आपको बताया कि दरअसल इसकी बैठक कहां पर हुई है? स्विट्जरलैंड में हुई है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। ओके, और भारत इस बैठक में सम्मिलित हुआ था, यह भी मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात, दरअसल बोर्ड की ये कौन सी बैठक है? तो ये बैठक है उसकी 33वीं बैठक, यानी कि 33rd नंबर की दरअसल ये बैठक है। और यह 2005 में दरअसल इसको स्थापित किया गया था। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा यह बच्चों, महिलाओं, शिशुओं के स्वास्थ्य और सेहत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए यह फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण भी है कि कितने व्यापक स्तर पर इतना बड़ा जो गठबंधन है, ये शिशुओं के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या है? खासकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है ये कार्य कर रहा है। उद्देश्य की बात करते हैं तो वही उद्देश्य जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक शिशु, महिलाएं और किशोरों को स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करना या कराना, ये क्या है? इसके उद्देश्य हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आई थिंक आप लोग शायद पहली बार इसको सुन रहे होंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बताइए फटाफट। 4 जुलाई को, बी 5 जुलाई को, सी 6 जुलाई को, या डी 7 जुलाई को? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 7 जुलाई को दरअसल, यानी कि 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है और यह अफ्रीका महाद्वीप में बोले जाने वाली क्या है? भाषा है, याद रखिएगा। और यह जो है उप सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में से एक है। इसके अलावा अगर हम लोग और फैक्ट की बात करते हैं तो दरअसल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया है और इसीलिए विश्व किस्वाहिली दिवस आपके लिए जो है भाषा दिवस आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस दिवस को दरअसल 2021 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी और शायद 2022 में जो है इसको पहली बार मनाया गया था। इसको आप लोग एक बार गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके लिए क्या थे? इंपॉर्टेंट थे। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि टैली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां अवस्थित है, ये आपको बताना है,
ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए असम, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और डी आपका क्या है, उत्तर प्रदेश। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब दरअसल ये टैली वैली वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि यहां पर यानी कि इस अभ्यारण्य में दरअसल अभी सींग वाले मेढक की खोज की गई है, इसीलिए दरअसल ये चर्चा में रहा है। और इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो टैली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि सींग वाले मेढक की यहां पर क्या हुई है, खोज हुई है। और इसका नाम क्या रखा गया है? जेनोफ्रीस अपाटानी रखा गया इसका नाम। और ये जो अपाटानी है क्या है, वो ये दरअसल एक अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है जिसके नाम पर इसका नाम जो है मेढक की इस प्रजाति का नाम रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। इसके नाम बता दूं मैं आपको कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, बर्ड सेंचुरीज क्या होती हैं, इनकी अवस्थिति कहां पर है। मैंने पहले भी कहा था कि एक लिस्ट बना लीजिए कहां कहां पर कौन कौन से जो है नेशनल पार्क अवस्थित हैं, वहां पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और उनकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। हालांकि हाल फिलहाल जो चर्चाओं में रहे हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी सरसरी नजर से आप लोग एक बार सारे नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व को, जो पक्षी अभ्यारण्य वगैरह हैं, पक्षी सेंचुरी जो हैं, उनको भी अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब आज आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, जिसका उत्तर भी बहुत आसान है और आपके जीएस के लिए दरअसल ये प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना है। आप लोग देते हैं उत्तर, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ज्यादा बढ़े, ताकि कमेंट्स देख करके ही लोग लगे कि हां इस चैनल पर जो लोग पढ़ते हैं वास्तव में ये सिंसियर हैं और वास्तव में इनका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। तो प्रश्न क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन नंबर ए 226, 225, 227 या फिर 232। फटाफट आपको बताना है। उच्च न्यायालय की बात हो रही है, यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर। मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है कि धार्मिक कट्टरता क्या है। असल में पीवाईक्यूज में आया हुआ प्रश्न है जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो धार्मिक कट्टरता क्या है, क्या देश के विकास में यह एक अवरोधक है? चर्चा करें। तो पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें आपको बताना है कि दरअसल धार्मिक जो कट्टरता होती है क्या है। इसके अलावा फिर आपको मेन बॉडी पर आना है, यानी कि क्या देश के विकास में ये अवरोधक है, आपको इस बात को समझाना है। क्या कुछ इसके पॉइंट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को लिखना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आपको जो है लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ कर देना है कि दरअसल जो बात यहां पर कही गई है हाँ वो सही है। उसके रेफरेंस में 2-3 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, बस आपका उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या होगी कमेंट कर दीजिएगा, उत्तर आपको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल आप एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।